गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है, लेकिन अनेक आंतरिक और बाह्य खतरे भी हमारे देश को चुनौती दे रहे हैं। यदि सुरक्षा संबंधी समस्याओं को समय पर दूर नहीं किया गया तो इससे पूरी विकास की प्रक्रिया ही पूर्ण रूप से रुक जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा वह सुरक्षा है जो अपनी सीमाओं के भीतर की जाती है। मूल रूप से इसका तात्पर्य है देश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपने क्षेत्र के भीतर देश में आधिपत्य को कायम रखना और देश तथा जनहित में स्वतंत्र नीतियां अपनाना व बनाना। राष्ट्रीय सुरक्षा बाहरी सुरक्षा से इस हद तक अलग है कि बाहरी सुरक्षा किसी विदेशी देश द्वारा किए गए आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा है। बाहरी सुरक्षा पूरी तरह देश के सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आती है, जिसे जरूरत पड़ने पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का समर्थन मिल सकता है। भारत में गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखता है, जबकि बाह्य सुरक्षा रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दो प्रकार से खतरा होता है। नंबर 1 आंतरिक खतरा और नंबर 2 बाह्य खतरा। आंतरिक खतरे के मूल कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गरीबी आंतरिक खतरे के लिए बहुत बड़ा कारण है। यदि देश की जनता में गरीबी व्याप्त है तो जनता असंतुष्ट रहती है, अपनी परिस्थितियों से परेशान रहती है, जिस कारण से जनता अपने देश के लिए जो वफादारी ईमानदारी है वह नहीं निभा पाती है। दूसरा कारण है बेरोजगारी। देश के युवा पीढ़ी शिक्षित होकर भी यदि बेरोजगार हैं तो उनमें स्वाभाविक सी बात है कि असंतोष की भावना बढ़ेगी और वे अपने मन मस्तिष्क को अपनी योग्यता का, अपनी क्षमता का सदुपयोग देश के काम में नहीं करेंगे और उनके पास चूंकि समय भी अधिक रहेगा बेरोजगार होने की वजह से, तो यद्यपि युवा पीढ़ी का जो मस्तिष्क है वह विकसित होता है और जो विकसित मस्तिष्क है वह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेगा ही। तो इसलिए युवा पीढ़ी का जो क्षमता है उसका सदुपयोग यदि रोजगार में नहीं होगा तो वह युवा पीढ़ी भटकेगी और देश के प्रति अपनी वफादारी नहीं निभा पाएगी और कुछ न कुछ समस्याएं पैदा करेगी। तो बेरोजगारी भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगला है असमान विकास। जनता में किसी का बहुत विकास है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तो इस कारण से जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना लोगों में पनपती है कि ये हमसे बहुत गरीब है, और जो अमीर है उनके अंदर ये भाव होता है कि ये हमसे बहुत गरीब है। तो गरीब में अमीर के प्रति और अमीर में गरीब के प्रति जो दुर्भावना, ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होते हैं, उससे भी लोग अपने देश के लिए अपनी ईमानदारी को नहीं दिखा पाते हैं और कुछ न कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं, कुछ न कुछ ऐसे समस्याएं पैदा करते हैं जो देश के लिए आंतरिक खतरे का जो है कारण बनता है। अमीर और गरीब के बीच बढ़ता अंतर लगभग यही बात है। अमीर और गरीब, जब अमीर और गरीब दो तरह के लोग जनता में होते हैं तो गरीब का अमीर के प्रति वफादारी या ईमानदारी नहीं होती है और अमीर हेय दृष्टि से अधिकांश देखा जाता है, गरीब को देखते हैं और इस वजह से, इस अंतर की वजह से लोग अपने देश के प्रति ईमानदारी नहीं दिखा पाते, वफादारी नहीं दिखाते हैं और वे
अनेक दुर्भावनाओं से ग्रसित रहते हैं। तो इस प्रकार से अमीर और गरीब के बीच जो अंतर है वो भी एक तरह से आंतरिक खतरे का बहुत बड़ा कारण है। आगे है शासन की विफलता। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जनता ने सरकार को चुना है, तो सरकार भरसक कोशिश सरकार की होनी चाहिए, कोशिश ही नहीं परिणाम ही ऐसा होना चाहिए कि जनता की जो भी महत्वपूर्ण आकांक्षाएं हैं उनको वह पूर्ण करे। जैसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ गई है देश में, जैसे अभी समस्या सबसे बड़ी है कोरोना महामारी की, या बेरोजगारी की, भूखमरी की, या शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो जनता सरकार से अपेक्षा करती है कि सरकार इन सब चीज़ों पर सफलतापूर्वक जो है अपना कार्य करे। लेकिन ऐसा यदि नहीं हो पाता है, सरकार इन चीज़ों को अच्छी तरह से समस्याओं को नियंत्रण में नहीं कर पाती है और बेरोजगारी, भूखमरी इत्यादि जो समस्याएं हैं उनको ठीक नहीं कर पाती है, तो जनता में असंतोष की भावना फैलती है और बहुत सारे अराजक तत्वों की उत्पत्ति हो जाती है। लोग भ्रमित होते हैं और अपने देश के लिए जो ईमानदारी और वफादारी का पाठ उन्हें पढ़ाया गया है, जो वो शिक्षित होकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, युवा अवस्था तक पहुँचे हैं, तो वो अपनी ऊर्जा को गलत रास्तों की तरफ मोड़ देते हैं। तो यह भी एक शासन की विफलता भी एक बहुत बड़ा जो है आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। बढ़ते मतभेद आपस में बहुत कारणों से, राजनीतिक सामाजिक मतभेद भी होते हैं, सामाजिक रूप से भी, अंतर्राज्यीय, अंतर्जातीय और क्षेत्र की वजह से क्षेत्रवाद, ये सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोगों में मतभेद होता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो अंतर है प्रायः लोगों में देखा जाता है कि लोग अपने आप को अलग समझने लगते हैं। एक दूसरे के प्रति एक देश और एक जनता का जो भाव होना चाहिए, सब अपने एक ही देश के निवासी हैं तो एक दूसरे के प्रति सबका अपनापन होना चाहिए, वो नहीं होता है, तो लोगों में मतभेद इस प्रकार से बढ़ जाता है। तो यह भी एक आंतरिक सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि लोग आपस से मतभेद में यह बात भूल जाते हैं कि उनका देश के प्रति जो ईमानदारी वफादारी का फर्ज है उसे भी पूरा करना है, क्योंकि वो आपसी मतभेद में उलझ कर रह जाते हैं। तो यह भी एक आंतरिक जो है खतरे का बहुत बड़ा कारण है। बढ़ती जातिगत जागरूकता और जातिगत तनाव। जातिगत जागरूकता क्या है? जातिगत जागरूकता है जैसे कि पहले कुछ जाति विशेष हैं जिनमें शिक्षा का काफ़ी अभाव था, लेकिन अब चूँकि अशिक्षित होने के कारण उनमें काफ़ी अज्ञानता थी, तो किसी भी बात को जो वो सुनते थे उसे ही सही समझते थे। लेकिन वर्तमान समय में देखा यह जा रहा है कि लगभग सभी जाति वर्ग के लोग समान रूप से शिक्षित हो रहे हैं। उस कारण से बहुत सारे भ्रांतियां दूर हो रही हैं और बहुत सारा जाति वर्ग है जो चीज़ों को, सही चीज़ों को जब समझ पाता है तो वो अपने प्रति अगर उसे कुछ लगता है कि कहीं गलत हो रहा है तो वो जो अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, एक दायरे में रह करके, एक उचित दायरे में प्रायः उससे वह बाहर निकलकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो ये जातिगत जागरूकता के कारण भी इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं, और जब वो अपनी आवाज़ उठाते हैं कई बार संघर्ष की स्थितियां भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यह भी एक आंतरिक खतरे का बहुत बड़ा कारण है। और जातिगत तनाव प्रायः देखने को मिलता है। कुछ बात ऐसी हो जाती है, अगर दो जातियों के बीच में है तो वो कारण कुछ भी हो, लेकिन उसमें जातिगत जो कारण है वह पहले लोगों के दिमाग में आता है। तो यह भी एक आंतरिक जो है सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शिक्षित लोग हैं उन्हें अपनी ईमानदारी वफादारी जो है अवश्य कायम रखनी चाहिए, क्योंकि अंतर्कलह बहुत बड़े जो समस्या को जन्म देता है। और हमारे देश की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है,
जो सुरक्षा व्यवस्था की ताकत है वो ज़्यादातर आंतरिक झगड़ों को सुलझाने में लग जाती है, और बाहर से जो है हमारे लिए परिस्थितियां विपरीत होने पर हम अपने अंदर के झगड़े निपटाने में उलझे रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से बढ़ती जातिगत जागरूकता और जातिगत तनाव भी बहुत बड़ा कारण है। सांप्रदायिक, जातीय, भाषा संबंधी या अन्य विभाजनकारी आधार पर विवादास्पद राजनीति जो है वह भी आंतरिक सुरक्षा में खतरा है। सांप्रदायिक, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन कई बार ऐसा परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं और जनता में कुछ बातों को लेकर कुछ घटनाएं घट जाती हैं, तो उनको लेकर के असंतोष व्याप्त हो जाता है। तो सांप्रदायिक, जातीय संघर्ष भी देखने को मिलते हैं। भाषा संबंधी, हिंदी इंग्लिश का हमने देखा है कि हिंदी भाषी प्राय जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं वो हिंदी भाषी को कई बार ऐसे हेय दृष्टि से देखते हैं जैसे कि वह हिंदी भाषी होकर के कोई गलती कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन सब भावनाओं की वजह से एक विभाजनकारी जो लोगों में भावना आ जाती है कि अच्छा ठीक है, जब आप श्रेष्ठ हैं तो हमसे दूरी बना के रखिए। तो इस प्रकार से जो एकता स्थापित होनी चाहिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में हर तरफ जो हमारे देश का भूभाग है, तो वो चीज़ नहीं आ पाती है। और विभाजनकारी आधार पर विवादास्पद राजनीति, इन परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए कुछ राजनीतिक दल भी सक्रिय हो जाते हैं। चीज़ों को सुलझाने की बजाय देखा जाता है कि वो उलझाने में लग जाते हैं। तो वहाँ पर भी समस्याएं आती हैं कि लोग आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। असुरक्षित सीमाएं हैं, जैसे चीन, नेपाल, पाकिस्तान बहुत संवेदनशील स्थिति सीमाओं पे बन जाती है। तो ये भी एक आंतरिक खतरे का कारण है। खराब आपराधिक न्याय प्रणाली, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण अपराधियों, पुलिस और राजनेताओं के बीच साठगांठ होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संगठित अपराध पनपता रहता है। मतलब ये है कि ईमानदारी से जो कार्य न्याय प्रणाली को करनी चाहिए, जो पुलिस विभाग को करना चाहिए, वो नहीं यदि करते हैं और अपने सोर्स का इस्तेमाल करके गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो इससे भी जो है जनता में असंतोष की भावना पनपती है और इस प्रकार से आंतरिक जो है खतरा पैदा होता है। लोग अपने देश के प्रति जो ईमानदारी, जो वफादारी दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा पाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दूसरे नंबर का खतरा जो है वह है बाह्य खतरा, अर्थात देश से बाहर से उत्पन्न होने वाला जो खतरा है, जैसे कि बाहरी देशों द्वारा खतरा उत्पन्न किया जाता है। अधिकांश ये बाहरी देशों द्वारा खतरा तब उत्पन्न होता है जब कई देशों के साथ हमारा जो अस्थिर सीमा विवाद चल रहा है, उस सीमा विवाद के कारण जो तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, उस वजह से भी बाह्य खतरा बढ़ता है और स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं। इसके अलावा आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं, आतंकवाद यह ऐसा बिंदु है, यह ऐसा खतरा है जो बाह्य खतरा है और यह बाहरी देशों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा देश के लिए खतरा है जो बाह्य खतरे के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के गुण, राष्ट्रीय सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, जैसे सुरक्षित क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक संप्रभुता की रक्षा। जो हमारे सुरक्षित क्षेत्र हैं, सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो हमेशा सुरक्षित रहें
और वहाँ की संप्रभुता व अखंडता हमेशा बनी रहे। कभी भी वहाँ पर जनता में असंतोष की स्थिति न उत्पन्न हो, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगे। तो इस प्रकार से देश के जो सुरक्षित क्षेत्र हैं, वहाँ की अखंडता को कायम रखने के लिए, वहाँ की संप्रभुता को कायम रखने के लिए देश की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। आगे है घरेलू शांति बनाए रखना। देश के लोगों में आपसी कलह की स्थिति ना पैदा हो, लोग शांतिपूर्ण सद्भावपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है और यह बहुत अच्छा गुण है, बहुत श्रेष्ठ गुण है। कानून व्यवस्था की व्यापकता, जो कानून व्यवस्था है वह व्यापक हो, किसी भी प्रकार की ऐसा कोई बात, ऐसा कोई पॉइंट कानून व्यवस्था में ना हो जिससे किसी तरह के पक्षपात को अवसर मिल सके। जनता के लिए समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए। कानून का वर्चस्व और समानता। कानून का जो वर्चस्व है वह तभी कायम रह सकता है जब जिस देश का कानून है, जैसे कि हमारे देश का कानून हमारे देश की जनता के लिए समानता के अवसर प्रदान करे, समान रूप से सब लोगों पर, प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो। यह जो है बहुत अच्छी बात होगी। तो यदि ऐसा होता है तभी कानून का वर्चस्व कायम रह पाएगा। संविधान द्वारा गारंटी के रूप में लोगों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा। संविधान में ऐसे नियमों का उल्लेख हो या संविधान में जो भी नियम निर्धारित हैं, उन नियमों का सदुपयोग होना चाहिए। कई बार दुरुपयोग भी होता है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सदुपयोग होने से लोगों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना जो है वह संतुष्टि पूर्वक होती है, जिससे देश की सुरक्षा के लिए मजबूती प्राप्त होती है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सांप्रदायिक सद्भाव। लोगों में शांतिपूर्ण सद्भाव होने चाहिए। आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्रेम पूर्वक लोगों का एक दूसरे से जो है जीवन में सहभागिता होनी चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव होने चाहिए। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, एक दूसरे के प्रति सद्भाव के भाव उनके हृदय में होने चाहिए। इससे हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश का जो माहौल है वह बहुत बेहतर रहेगा। तो ये सब पॉइंट जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत। राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत के कुछ प्रमुख तत्व हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत का जो तत्व है, सबसे पहले हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियों को समझना होगा। यह अलगाववादी, कट्टरपंथी या यहाँ तक कि क्षेत्रीय प्रकृति का हो सकता है। हमें विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के कारण कारकों का विश्लेषण करना होगा। यह देखना होगा कि जो भी कारण हैं वो संवैधानिक ढांचे के भीतर हैं या नहीं है। सिद्धांत के रूप में हमें अलगाववादी आंदोलनों को ताकत और दृढ़ता से निपटना होगा। अलगाववादी तत्वों को दूर रखना होगा। हमें ऐसे तत्वों से निपटने के लिए कड़े कानून के साथ स्पष्ट नीति की भी जरूरत होती है। दूसरी ओर क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जातीय मांगों के लिए यथोचित नरम और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है। अगला तत्व है सामाजिक व आर्थिक कारक भी कई आंदोलनों के पीछे हैं। जब जनता किसी सामाजिक मुद्दे पर आक्रोशित होती है, असंतुष्ट होती है, तो
आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़े बड़े खतरे उत्पन्न कर देती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं तो जो है ये खतरे की स्थिति होती है। कई बार घोर गरीबी, बेरोजगारी और विस्थापन से उत्पन्न समाज के एक वर्ग की वास्तविक सामाजिक आर्थिक शिकायतें होती हैं। ऐसे मामलों में हमारा नजरिया अलग होना चाहिए, अर्थात हमारा नजरिया उन मांगों के प्रति विवेकपूर्ण सहानुभूति के साथ होना चाहिए। यह हमें देखना चाहिए कि उनकी मांगें कितनी यथार्थ हैं। हमें सामाजिक व आर्थिक शिकायतों के कारण कारकों का विश्लेषण करने और सभी जुड़े मुद्दों का समाधान करने की जरूरत होती है, या जरूरत है। समान विकास हमारे संविधान की भावना है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे और क्षेत्रीय विषमताएं ना हो। शासन अर्थात शासन व्यवस्था। सुशासन की कमी की स्थापना विरोधी तत्वों के हाथों में एक औजार प्रदान करती है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पेश करते हैं। ऐसे तत्व सरकारी योजनाओं में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, कानूनों में खराब क्रियान्वयन और दूर दराज के क्षेत्रों में सरकारी तंत्र के अभाव का लाभ उठाते हैं। सभी मोर्चों पर शासन एक मुद्दा बन जाता है, चाहे वह नागरिक प्रशासन हो या क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था हो या पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली हो। शासन प्रशासन में सारी जो व्यवस्था होती है उसको नियंत्रित करना और दूरस्थ क्षेत्रों को सुशासन प्रदान करना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, ये सब राज्य का कर्तव्य होता है। अन्यथा जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं उनमें विकास उन क्षेत्रों का लगभग रुक सा जाता है या बहुत कम हो पाता है। इस प्रकार से बहुत आवश्यक तत्व है शासन। पुलिस और सुरक्षा बल। पुलिस और सुरक्षा बल भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसे देखने में आया है कि कई बार जो पुलिस होती है वह अत्याचार और लोगों की समस्याओं के प्रति पुलिस की अनदेखी के आरोपों से आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं बढ़ जाती हैं। हमने कई बार देखा है कि पुलिस या सुरक्षा बलों के खिलाफ भी आंदोलन होते हैं। ऐसे में पुलिस को जागरूक करने की जरूरत है ताकि वह लोगों की भावनाओं को समझे और सूझबूझ से काम करे। हमें पुलिस सुधारों को भी लागू करने की जरूरत है ताकि पुलिस को तटस्थ, पारदर्शी और पेशेवर संगठन के रूप में देखा जा सके। राज्य पुलिस को सहायता देने वाले अन्य सुरक्षा बलों को भी स्थानीय स्थिति के बारे में समझ होनी चाहिए और साथ ही कार्यकुशलता की उच्चतम व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत भी महसूस की जाती है। उन्हें राज्य पुलिस के साथ समन्वय करने और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की जरूरत होती है। केंद्र राज्य समन्वय। केंद्र राज्य समन्वय की कमी से कई बार आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कई समस्याएं भी सामने आ जाती हैं। यह समन्वय समस्या खुफिया सूचना साझा करने और कार्यवाही तक सभी क्षेत्रों में होनी चाहिए। हमें एक संस्थागत ढांचा विकसित करने की जरूरत होती है जो इन सभी केंद्र राज्य समन्वय समस्याओं का समाधान करे और सभी स्तरों पर तालमेल सुनिश्चित करे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तत्व है आसूचना। आसूचना आंतरिक सुरक्षा का एक प्रमुख घटक है। हमें बाहरी के साथ साथ जो देश के आंतरिक दुश्मन हैं उनके खिलाफ भी सचेत रहने की जरूरत है। जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, ज़्यादातर बड़े और कामयाब ऑपरेशंस जो होते हैं वो आसूचना पर ही आधारित होते हैं। हमें रक्षात्मक और आक्रामक दोनों प्रकार की आसूचना की आवश्यकता होती है ताकि आने वाले खतरों को बेअसर किया जा सके और जहां भी आवश्यक हो सक्रिय कदम उठाए जा सके। हमें विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आसूचना को
संकलित करने, मिलान करने और कार्रवाई करने के लिए नियमित संस्थागत ढांचे की भी आवश्यकता है। सीमा प्रबंधन। जिस देश की सीमाओं का प्रबंधन जितना ही बेहतर होता है, वह देश बाहरी खतरों से उतना ही सुरक्षित होता है। हमें चीन, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश के साथ जो सीमाओं पर 3 बड़े युद्ध करने पड़े हैं और 1999 में कारगिल युद्ध का सामना करना पड़ा है, ये सब जो है बेहतर सीमा प्रबंधन के अभाव के कारण ही हम मान सकते हैं। कुछ ना कुछ चूक अवश्य हमसे हुई है। पंजाब और कश्मीर सीमाओं से घुसपैठ की समस्याएं, बांग्लादेश के माध्यम से अवैध आव्रजन समस्याएं और भारत म्यांमार सीमा के माध्यम से जो हथियारों की तस्करी की समस्या है वह गंभीर है। इस पर भी हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने सीमा प्रबंधन को बेहतर करने की आवश्यकता है। हमें आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ, अवैध आप्रवास, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी आदि को रोकने के लिए अपनी भूमि सीमाओं को प्रभावी ढंग से रक्षा करने की आवश्यकता है। तटीय सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है और हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नौसेना, तटरक्षक और तटीय पुलिस की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए और वे सभी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर काम करें। साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहले या अभी वर्तमान में जो पारंपरिक युद्ध होते थे, जो जमीन, पानी और हवा में लड़े जाते थे, अब ऐसा लगता है कि भविष्य में इस प्रकार के युद्ध संभावित नहीं है। दरअसल आज के समय में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि 21वीं सदी में साइबर स्पेस युद्ध का रंगमंच होगा। इसलिए आंतरिक सुरक्षा पर किसी भी ठोस सिद्धांत को इस मोर्चे को भी कवर करने की जरूरत है। भारत ने अभी इस दिशा में शुरुआत की है। हमें यह कहने से पहले बहुत दूरी तय करने की जरूरत है कि हमारे पास सुरक्षित साइबर स्पेस है। सारांशतः राष्ट्रीय सुरक्षा अपनी सीमाओं के भीतर किसी देश की सुरक्षा है। यह मूल रूप से शांति, कानून व्यवस्था के रखरखाव और अपने क्षेत्र के भीतर देश की संप्रभुता को कायम रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए जो आंतरिक खतरे हैं और बाह्य खतरे, ये 2 प्रकार के जो खतरे हैं, इन खतरों से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है और हमें इन खतरों को अच्छी तरह से पहचान कर इन्हें रोकने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ताकि चाहे वो आंतरिक खतरा हो, चाहे बाह्य खतरा हो, किसी भी प्रकार के इनमें से कोई खतरा होने पर इनसे बेहतर तरीके से निपटा जा सके और देश में शांति व्यवस्था कायम रखते हुए देश को सुरक्षित बनाया जाए। इसी तरह से जो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनको भी मजबूती दी जाए, उनका भी समय समय पर यह देखा जाए कि उनमें कोई कमी तो नहीं है, कुछ सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। यदि ऐसा लगता है कि कहीं पर सुधार की आवश्यकता है तो वह उचित समय पर की जाए, जिससे देश शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण माहौल में और सुरक्षित रहे।